हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2023 में पूछा गया है। पहला सेट है, कोड है 346 BS। इस सेट को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे सेट और बहुत सारा मॉडल पेपर सॉल्व किया जा चुका है। तो जिन विद्यार्थियों को 2025 की परीक्षा देनी है या आगामी परीक्षा देनी है, तो उनके लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सवालों पर इन्होंने स्टार का निशान लगाया है। इसका ये मतलब है, ये जो सवाल हैं 2025 और आगे के वर्षों के लिए निकाल दिए गए हैं। या तो ये सारे सवाल काट दिए गए हैं, या ये टॉपिक कटी है, या फिर पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो हम इस वीडियो में उन सवालों को नहीं लगाएंगे जिन पर स्टार का निशान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन पेपर का पहला सवाल लेते हैं कि चांदी का परावैद्युतांक K होता है, यानी उस K की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना होगा। तो हम लोग जिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका कोड है सेट 1 346 BS 2023 का, और ये पहला पार्ट है और पहला सवाल है। सवाल दिया है चांदी का परावैद्युतांक K की वैल्यू। तो अब जो चांदी है ये है धातु, और धातु पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है उस चार्ज की वैल्यू नेट चार्ज के बराबर होती है। तो इंड्यूस्ड चार्ज का जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है Q कोष्ठक में 1 - 1/K। तो ये वैल्यू हो जाएगी Q के बराबर। तो यहां से अगर हम Q से Q को हटा दें तो 1 - 1/K की वैल्यू आएगी 1, या फिर 1/K की वैल्यू हो जाएगी 0, या K की वैल्यू होगी 1/0, और 1/0 का मतलब हुआ इन्फिनिटी। तो चांदी का परावैद्युतांक इन्फिनिटी या फिर अनंत होगा। तो यहाँ जवाब में खोज के देखते हैं, जो इसका चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। अब ये अगला सवाल ट्रांजिस्टर का है, उसको किताब में से हटा दिया गया है, जो कि आपका अर्धचालक वाला चैप्टर था। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान समान हो। तो ये है सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड। इसमें कहा है पतला प्रिज्म। तो पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र होता है A + ΔM/A। ये इसका सूत्र होता है यदि प्रिज्म पतला है, पतला प्रिज्म होने पर। अब इस सवाल में दिया कि प्रिज्म पतला है, साथ में A की वैल्यू और ΔM यानी अपवर्तक कोण और विचलन कोण बराबर है। तो n का यहाँ पे मतलब हो जाएगा A, ΔM को भी हम A से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2A/A, यानी n की वैल्यू 2। तो इसमें अपवर्तनांक का मान 2 आएगा, और इस विकल्प में खोज लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, यही इसका सही जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पे चौथा खंड, जिसमें कहा है 4 1H1 gives out 2He4 + 2 + 1 β0 + Q। ये एक समीकरण है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन मिल करके ये बना रहे हैं हीलियम का नाभिक। तो ये यहाँ पे 4 लोग हैं और यहाँ पे हीलियम नाभिक बन रहा है। तो ये संकेत देता है नाभिकीय संलयन का। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल कण नहीं है। तो इसका सीधा जवाब है अल्फा कण मूल कण नहीं होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 1 का छठवां विकल्प,
प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति N और अनुनादी आवृत्ति NR है। किसी स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, ये होगा किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगी। यहाँ पे 4 कंडीशन दिया है, वो कंडीशन बताना है कि जब धारा विभव से पश्चगामी होगी। तो इसका जवाब देखते हैं क्या होगा। सवाल नंबर 1 का 6वां विकल्प है। तो इस सवाल में दिया है R, L और C श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हम लोग इनको फिगर में बना लेते हैं। ये होता है R, इस साइड में होता है XL और इस साइड में होता है XC। कहा है किस कंडीशन में धारा विभव से पश्चगामी होगी। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में R होता है उसी डायरेक्शन में I होता है। अब ये पश्चगामी है, मतलब वोल्टेज यहाँ एबव होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में दिया है धारा विभव से पश्चगामी है। तो अगर धारा विभव से पश्चगामी है, इसका मतलब विभव ऊपर होना चाहिए। अब विभव ऊपर होने के लिए XL की जब ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी रहेगी, तो रिजल्ट ऊपर की तरफ रहेगा। और अगर XC नीचे, ये जो वैल्यू है, अगर ये बड़ा हो गया तो रिजल्ट नीचे होगा। अब अगर इनका रिजल्ट नीचे हो जाएगा तो करंट अग्रगामी होगा, और अगर XL की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो करंट पश्चगामी रहेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि XL ग्रेटर देन होना चाहिए XC। तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और ग्रेटर देन XC की वैल्यू होती है ओमेगा C। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC, यानी ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC, यानी ओमेगा की वैल्यू हम लिख दें 2πf। तो यहाँ से यहाँ पे आवृत्ति जो इन्होंने दिया है उसको कहा है N और अनुनादी आवृत्ति को कहा है NR। तो ओमेगा को हम लिखेंगे 2πN ग्रेटर देन 1/√LC। तो N ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2π√LC। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/2π√LC, इसको हम लोग कहते हैं अनुनादी आवृत्ति यानी NR। तो हम इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे NR, यानी N ग्रेटर देन NR, या फिर इसको आप लिख सकते हो NR लेस देन, दोनों लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें अब हम लोग जवाब देखते हैं कि कहाँ पे है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो N ग्रेटर देन NR, जो कि इसका चौथा विकल्प है और यही इसका सही जवाब भी है। उसके बाद अगला सवाल देखिए। सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 मुख्य विशेषताएं बताओ। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की खासियत यह है कि इनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा परस्पर बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का भाग चुंबकीय क्षेत्र के भाग के लंबवत होता है और तरंग संचरण के भी लंबवत होता है। तो इस तरीके से आप 2 बात लिख सकते हो इसके बारे में। अगला है दहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो दहली तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसका प्रकाश यदि किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो वहां से फोटॉन उत्सर्जित होने लगते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य। अगला है दूसरे का तीसरा खंड। n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक जो लेंस के चारों तरफ है दोनों परस्पर बराबर हो जाए
तो लेंस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी ये जो लेंस है अब केवल एक शीशा की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो इसका फोकस दूरी होगा वो अनंत हो जाएगा। यानी अब ये किरणों को फोकसित नहीं करेगा, बिल्कुल किरणें जिस रास्ते से आ जा रही हैं वैसे के वैसे आने जाने लगेंगी। तो ये इसका जवाब होगा। इसमें दो चीज पूछा था फोकस दूरी पर, तो लिखोगे कि फोकस दूरी अब अनंत हो जाएगी। प्रकृति इसका कैसा हो जाएगा, तो प्रकृति यानी उत्तल लेंस का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और ये केवल एक शीशे का टुकड़ा बचेगा। ये इसका जवाब होगा। अगर इसको लगा के चेक करना है तो लगा के भी चेक कर सकते हो, दिखा देते हैं हम आपको। दूसरे का तीसरा है, इसमें लेंस का अपवर्तनांक दिया है, उसको हम कह देते हैं Ng। शीशे का टुकड़ा है वो, अपवर्तनांक है 3/2 और इसके चारों तरफ जो द्रव भरा है मान लेते हैं उसको Nl, उसका भी अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है Ng बटे चारों तरफ का माध्यम, तो यहाँ Nl है -1 1/R1 -1/R2। तो जब आप Ng और Nl की वैल्यू रखोगे तो सेम है, तो ये खत्म होके 1 हो जाएगा, यानी 1/F बराबर 1 - 1/R1 -1/R2, यानी 1/F की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फोकस दूरी हो जाएगी इन्फिनिटी। तो जब भी लेंस का अपवर्तनांक और उसके चारों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक एक समान हो जाए तो ऐसी दशा में फोकस दूरी अनंत हो जाती है और लेंस का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगला सवाल है दूसरे का चौथा खंड और ये भी ट्रांजिस्टर से संबंधित है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखना पड़ना है। अगला सवाल है, यहाँ पे 7 और 14 दिया है। एक नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान संख्या 14 दिया है। इसमें कहा है आवेश की गणना करो। तो ये सवाल है दूसरे का 5वां खंड, सवाल नंबर 2 का 5वां खंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की जो संख्या दी गई है वो है 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। और इसका जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज ही निकालना है, तो चार्ज का सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 पीरियड 19 की घात, तो ये हो जाएगा 11.2 गुणे 10 पीरियड 19 कूलाम। चाहे आप ये लिख दो या फिर 1.12 गुणे 10 पीरियड 18 की घात कूलाम, दोनों में से कोई भी जवाब लिखा जा सकता है। अगला सवाल इसमें दिया है 1 हेनरी स्वाप्रेरकत्व क्या है। तो यहाँ पे हम आपको इसे एक सूत्र के जरिए समझा देते हैं। E बराबर होता है -L/dI/dt। तो अगर dI/dt का मान हम 1 रखें तो यहाँ पे E की वैल्यू होगी -L के बराबर। तो अब इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी कुंडली के अंदर धारा परिवर्तन एकांक हो, यदि किसी कुंडली के अंदर धारा परिवर्तन एकांक हो, तब स्वाप्रेरण के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली के स्वाप्रेरकत्व के बराबर होगा। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि यदि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन हो रहा है, तब उस कुंडली में स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा, और यही इसका जवाब होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सवाल में आ जाता है स्वप्रेरकत्व के बारे में, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कहा है 1 हेनरी। तो जब यल को आपको 1 करना है तो ये एक ही कंडीशन में होगा जब ई की वैल्यू 1 हो। तो अब 1 हेनरी की परिभाषा आप कैसे देंगे, इसका जवाब ये हो जाएगा कि यदि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन
करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो। यदि किसी कुंडली में एकांक धारा में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है या 1 हेनरी होगा। ये इसका जवाब लिखना है आपको। और उसके बाद का अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। तो सवाल देखिए, ये है तीसरे का पहला जो अगला सवाल हम लोग लगाएंगे। और सवाल क्या दिया हुआ आप सवाल देख लीजिए। सवाल इन्होंने दे रखा है कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। ये सवाल है तीसरे का पहला खंड। अब इसमें इन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको जूल में बदल देते हैं। 45 इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू इतनी हो गई और ये हो गया पूरा का पूरा जूल में। 16 × 5 = 80, 16 × 4 = 64 और 8 = 72, यानी 72.0 × 10⁻19, यानी 72 × 10⁻19 जूल। ये हो गई इतनी एनर्जी। अब इस एनर्जी के को अगर हम इस सूत्र के साथ बदल दें 12 mv² के साथ, तो ये हो जाएगा 72 × 10⁻19। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहाँ से mv² की वैल्यू होगी, 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 144 और गुणे 10⁻19। अब इसमें हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो हम यहाँ पे उसकी रफ्तार निकाल सकते हैं। तो v² बराबर हो जाएगा 144 गुणे 10⁻19 बटे यम का मान होता है 9.1। हम यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना आसान रहेगा। ये होगा यम का मान इतना kg। तो यम की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻31। तो v बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12, 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पे 19 में से 31 हमको घटाना है। तो ये आएगा 12, 10 पे 12 की घात, तो 3 × 4 = 12, ये हो गया 4 × 10 पे पावर। अच्छा, ये इतना जो 12 का वर्गमूल यहाँ पे 6 बनेगा क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 × 10 पे पावर 6 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। अब निकालनी है हमें पथ की त्रिज्या। तो त्रिज्या r का सूत्र होता है mv/qb। m की वैल्यू 9 × 10⁻31, v की वैल्यू निकल गई 4 × 10⁻6 और q का मान 1.6 10⁻19 और b चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 9 × 10⁻4। तो इस 9 से इस 9 को काट सकते हैं और पूरे घात को इकट्ठा करेंगे। ऋण 31 के साथ 4 को शामिल करो, ये 6 को, तो हो जाएगा ऋण 25 और नीचे 1.6 और 19 4 23, 19 4 23 ने, हाँ सॉरी दोनों ऋण में है तो ऋण 23 और बराबर में यहाँ लिख देते हैं आगे। बराबर में हो जाएगा 4 गुणे ऋण 23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा धन में, तो ये बचेगा 10⁻2 की घात बटे 1.6। तो इसको हम लिख सकते हैं 40/16 गुणे 10⁻2। तो 16 दूनी 32, 8 40 और 16 पंचे 80।
2.5 × 10⁻2 मीटर, ये हो जाएगा इसका जवाब। तो ये इसका जवाब बन जाएगा 2 × 10 पे पावर, ये 2.5 × 10⁻2 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इसका जवाब। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना जो कि थोड़ा सा छूट गया है, वो ये है कि किताब में जो चुंबकीय क्षेत्र दिया था वो दिया था 9 × 10⁻5 और हमने यहाँ पे ऋण 4 कर दिया, तो ये एक गलती हो गई यहाँ पे। अगर आप ऋण 5 लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 19 और 5 24, तो यहाँ पे ऋण 1 रहेगा, 2.5 × 10 पे पावर ऋण 1 यानी 0.25 यहाँ पे अगर देखा जाए तो मीटर बनेगा वो। यहाँ पे जब ऋण 5 लिखा जाएगा तब वो जवाब आएगा जो कि किताब में दिया है। यहाँ हम करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप किताब वाले वैल्यू रखोगे तो 10 पे ऋण 1 की घात रहेगी और नीचे 1.6 रहेगा, यानी 40/16 हो जाएगा × 10 पे ऋण 1, यानी 2.5 × 10 पे ऋण 1 लिखो या फिर 0.25 मीटर, या फिर आप इसको ये जो वैल्यू लिखी गई है, तो यही इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं जो कि है तीसरे, ये शुरू से देख लीजिए जो लगाया गया है, यहाँ से ये सवाल पूरा का पूरा सॉल्व किया गया है। आगे का सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल है तीसरे का दूसरा खंड। सवाल है यम द्रव्यमान और Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग जो दिया है इसको प्रूव करना है। ये है तीसरे का दूसरा खंड। जिसमें कण का द्रव्यमान यम, आवेश Q और विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू दी गई है वो है E और कण का वेग है वो V है, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे V दूरी चलने में किया गया कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल का सूत्र होगा Q × E × D, F माने होता है QE, तो ये हो गया किया गया कार्य, और किया गया कार्य ही है यही गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो हो जाएगा 12 mv² बराबर QED, 2 से गुणा m से भाग हो जाएगा, तो 2QED बटे m या V की वैल्यू हो जाएगी √2QED/m। यही लेके आना था और यही सवाल का जवाब भी है तीसरे का दूसरा खंड। अगला सवाल देखिए, इसका तीसरा खंड। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अपदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कितनी है? तीसरे का तीसरा खंड। तो यहाँ पे समांतर किरणों के लिए बात हो रही है। समांतर किरणों के लिए जब आवर्धन क्षमता हम निकालते हैं उसका सूत्र होता है माइनस में FO बटे FE। तो यहाँ पे हमें माइनस प्लस से कोई लेना देना है नहीं, ये सारा चीज हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक मार्क का निशान लगा देते हैं। ये हो गया आवर्धन क्षमता। तो कहा आवर्धन क्षमता 9 है, यानी FO बटे FE की वैल्यू है 9, यानी FO की वैल्यू 9 FE के बराबर है।
अब इसमें कहा है कि आवर्धन क्षमता तो हो गया, इसको एक समीकरण मान लेते हैं और दूरदर्शी की लंबाई दिया है, दूरदर्शी की लंबाई उसका मान इन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर। दूरदर्शी की लंबाई होता है FO प्लस FE, ये हो गया 20। FO की वैल्यू है 9FE, तो 9FE प्लस FE बराबर 20, तो 9 1 10 FE माने 20, तो FE का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर। अगर FE 2 है तो FO की वैल्यू 9 गुणे 2 यानी 18 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। यानी दूरदर्शी के नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर और अपदृश्यक की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगला सवाल तीसरे का चौथा खंड। ये सवाल है ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमीय परिपथ के लिए वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो ओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे प्रतिरोध जिनमें V और I का अनुपात स्थिर होता है। अनओमीय प्रतिरोध का मतलब होता है जो ओम के नियमों के विपरीत काम करते हैं, यानी जिसमें V और I का अनुपात स्थिर नहीं रहता है। और अनओमीय प्रतिरोध को ही गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा मोटा हम बना देते हैं I और V के बीच। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। और यही तीसरे के चौथे खंड का जवाब है। आगे का जो सवाल है इसको हम लोग आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बात आपको समझ में आई है। किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।